9 नवंबर 2024 से कैनेडियन गवर्नमेंट ने पूरा रूल चेंज कर दिया है। हो सकता है मेरा नंबर आखिरी होगा इस लॉन्ग टर्म वीजा के लिस्ट में। यूएस वीजा होने के बावजूद भी रिजेक्ट कर देते। एजेंट वगैरह के चक्कर में पड़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये जितने भी लोगों ने कंसल्टेंसीज वगैरह खोली है ना, वो सिर्फ आपसे पैसा ऐंठने के लिए खोले, क्योंकि मैं किसी का नाम ऐसा पर्टिकुलर लेना नहीं चाहता किसी को डिफेम करने के लिए। लेकिन आप समझ सकते हो, ये आपको वर्क वीजा दिला देंगे, पीआर दिला देंगे, डिग्री वगैरह कुछ नहीं देखेंगे, लेकिन आपको खाली देखेंगे ना तो बोलेंगे आपका कनाडा का वीजा, आपका पासपोर्ट वगैरह सब रेडी है, प्लीज आप आ जाओ, हमारे से एनरोल करो, 50 लाख दो, 20 लाख दो। अगर आप ये सब देने के चक्कर में पड़ोगे ना तो आपकी लाइफ और पैसे सब बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। वंस अगेन उम्मीद करता आप लोग सब अच्छे से हो गए। आगे एक नई वीडियो लेके, और इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में बात करने वाला हूं कनाडा टूरिस्ट वीजा के बारे में। जी हाँ, मुझे मिल गया है कनाडा का लॉन्ग टर्म वीजा, और इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन है कि पूरे होल प्रोसेस में कितने का वीजा है और कितने साल का मुझे वीजा अप्रूव होकर मिला है। तो ये सारी चीजें अपन इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग नए हो मेरे चैनल पे तो प्लीज जाके वो लाल वाला बटन है सब्सक्राइब का, वो दबा दो, और सब लोगों के साथ में शेयर भी करो और लाइक भी करना। तो विदाउट एनी वेस्टिंग time, let's start this video। देखिए, अगर आप लोगों को कनाडा का टूरिस्ट वीजा, वर्क वीजा, स्टूडेंट वीजा, जो कोई भी वीजा आप लोगों को अप्लाई करना है तो उसके दो तरीके हैं। पहला जो है जीसी की और दूसरा जो है वो आईआरसीसी का पोर्टल है। तो अपन बात करेंगे पहला वाला मेथड जो है वो जीसी की का, जो कि पुराना मेथड है, जिसमें आप लोगों को एक प्रिंटेबल पीडीएफ का फॉर्मेट दिया जाएगा। उसमें आप लोगों को अपनी सारी चीजें डिटेल वगैरह फिल करनी, फिर बार बार उसको प्रिंटेबल फॉर्मेट में सेव करना है। तो ये सारे जितने भी डॉक्यूमेंट है ना, आप सब सेव करोगे ना, उसके बाद इनके पोर्टल में जाके वहां पे अपलोड करना पड़ता था, जो बहुत ही लेंथी प्रोसेस हो जाता था। तो कनाडा ने क्या किया, बाद में फिर ना आईआरसीसी का पोर्टल लॉन्च किया, जिसमें आप लोग जाके अपना क्रिएट कर सकते हैं अकाउंट, जैसा गूगल का, याहू का करते हो वैसे टाइप का आप क्रिएट करो। उसके बाद में अपना एक फॉर्म शुरू हो जाता है। जब फॉर्म किस तरीके का होता है मैं आप लोगों को बता दूं। तो ये आप देखो, मैंने पूरा प्रिंट निकाला मेरा वीजा एप्लीकेशन फॉर्म का, आईआरसीसी के पोर्टल से मैंने अप्लाई किया था। तो इसमें सारी चीजें हैं जो शॉर्ट में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, तो आप लोगों को पूरा आसानी से समझ में आ जाएगा। पहले स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे लिखा रहेगा ग्रुप इन्फॉर्मेशन। तो डू यू वांट टू अप्लाई फॉर मोर देन 1 पर्सन एट द सेम टाइम, येस या नो आप वहां पे सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे आप लोग अपने फैमिली का अप्लाई कर रहे हो, भाई बहन या पेरेंट्स का या अपने वाइफ का, किसी का भी बच्चे का, तो वहां पे आप ग्रुप का येस करना। अकेले अप्लाई करो तो नो कर देना। और फिर इसके अंदर व्हाई डू यू नीड ए वीजा, वहां पे लिखा रहेगा टू विजिट कनाडा एज अ टूरिस्ट, तो वो ड्रैग करके आप सेलेक्ट करो। वहां पे लिखा रहेगा टेल अस मोर व्हाट यू विल डू इन कनाडा इंक्लूडिंग डेट्स, ठीक है। तो वहां पे आप लिख लेना जो भी, मैंने तो लिखा था प्लानिंग टू सेलिब्रेट न्यू ईयर इन कनाडा ड्यूरिंग माय एनुअल वेकेशन, ये करके ये जगह पे जाऊंगा, ये सारी चीजें लिख देना, शॉर्ट में लिख देना। फिर उसके अंदर आएगा व्हेन यू विल एंटर कनाडा, तो वहां पे आप अपनी डेट लिख देना, व्हेन से, और व्हेन यू विल लीव वहां पे वो ऑप्शन लिख देना। फिर ये यहाँ पे लिखा रहेगा एक और, कहना आर यू अप्लाइंग ऑन बिहाफ ऑफ समवन एल्स, तो वहां पे अगर आप किसी के बिहाफ में अप्लाई करो तो येस अपनी डिटेल डालना, नहीं तो नो करके छोड़ देना। फिर यहाँ पे लिखा रहेगा ट्रैवल डॉक्यूमेंट ऑफ द एप्लीकेंट, तो अपना पूरा नाम लिख देना, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, जेंडर जो भी है वो लिख देना। फिर वहां पर ट्रैवल डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में आएगा, यहाँ पर पासपोर्ट जो भी अपनी डिटेल्स वगैरह भर दोगे। फिर लास्ट 10 ईयर्स में आपका कोई कनाडा का वीजा अप्लाई हुआ था, नहीं हुआ था, और ये सब चीज डिटेल आप लिख दोगे ना। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आती है, ध्यान से सुनना। यहाँ पे लिखा रहेगा कि ना, अगर आपके यूएसए का वीजा है तो वहां पे सेलेक्ट करना। तो यहाँ पे एक ट्रिकी है, अगर आपके पास यूएसए का वीजा अगर आपने सेलेक्ट किया येस, तो आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट नहीं मांगेगा, बहुत ही कम डॉक्यूमेंट मांगेगा। अगर आपके पास यूएसए का वीजा नहीं है, वहां पे नो किया, तो आपको बहुत सारी चीजें मांगेगा, वो मैं आगे चल के इस वीडियो में बताऊंगा। तो जैसे मेरे पास 10 ईयर्स का वीजा है ऑलरेडी, मैंने ऑलरेडी अप्लाई किया था और मैंने एक्सपीरियंस भी शेयर किया था, नॉर्वे से अप्लाई किया था। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो प्लीज आई बटन पे जाके चेक कर लेना, और मैं नीचे लिंक में भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से भी आप लिंक क्लिक करके चेक कर सकते हो। और उसके अंदर जैसे मैंने अपना यूएसए का वीजा का नंबर डाला और एक्सपायरी डेट डाला, वहां पे लिखा कि ना आर यू ट्रैवलिंग टू कनाडा बाय एयर, तो मैंने वहां पे लिखा येस। फिर आता है यहाँ पे कि अपना सिटीजनशिप एंड प्लेस वेयर द एप्लीकेंट हैज लिव्ड, तो वहां पे लिखा रहेगा अपना कंट्री, कहाँ पे आप बॉर्न हुए हो, कहाँ कौन से स्टेट पे बॉर्न हुए हो, और आपकी नेशनलिटी क्या है, और कब से आपकी टेरिटरी में आप वो जहाँ पे बॉर्न हुए हो उसकी कब से रह रहे हो, ये सब मांगेगा। फिर इसके अंदर पूछेगा नेशनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट ऑफ द एप्लीकेंट, यहाँ पे क्या लिखोगे आप, जैसे आप इंडिया से हो तो वहां पे लिख देना अपना आधार कार्ड वगैरह नंबर, कब डेट पे इशू हुआ था, ये सब सारी चीज डिटेल लिख देना। फिर इसके अंदर आपने कभी पिछला नाम कभी यूज किया था क्या, येस या नो करके छोड़ देना। फिर यहाँ पर आता है अगले स्टेप पे आओगे तो वहां पे लिखा रहेगा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ द एप्लीकेंट, तो यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट, अगर आप दुबई से अप्लाई करें तो दुबई में वहां पे अपना एड्रेस लिख देना, इंडिया में हो तो इंडिया का एड्रेस लिख देना। इज योर मेलिंग एड्रेस रेसिडेंशियल एड्रेस सेम है, येस।
फिर इसके अंदर सारी डिटेल रखी है, बायोमेट्रिक आपने कभी दिया हुआ था इसका तो वहां पे यस या नो करके छोड़ देना। तो यहाँ पर अभी आता है फाइनेंस से रिलेटेड। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कनाडा ऐसे ही वीजा किसी को नहीं देता। अगर आपके पास पैसा अच्छा खासा है और सारे डॉक्यूमेंट पूरे मैच होते हैं उनके क्राइटेरिया से, तो ही वीजा आपको ग्रांट करेगा, वरना वो इमीडिएटली रिफ्यूज कर देगा। उन लोग वीजा देने में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, आप लोगों को पता है। और जिसको नहीं पता, मैं आप लोगों के साथ में इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे लिखा रहेगा कि ना फाइनेंस से कितना पैसा आप लेके जाने वाले हो, तो CAD कैनेडियन डॉलर्स में लिखना है। तो मैंने तो लिख दिया था कि मैं 20,000 कैनेडियन डॉलर लेके जा रहा हूँ, और कोई आपको पैसे दे रहा है, सपोर्ट कर रहा है, येस नो करके छोड़ देना। फिर आपकी यहाँ पर मांगेगा एजुकेशन हिस्ट्री, मांगेगा कि आप यहाँ पे क्या क्या पढ़ाई किए थे, तो ये सब इंफॉर्मेशन मांगेगा, यहाँ पे आप लिख सकते हो। फिर इसके बाद में आपकी वर्क एक्टिविटीज मांगेगा कि आप क्या क्या कर रहे हो और कहाँ से कहाँ तक का आपने पहले कंपनी में काम किया। सारे 10 साल की डिटेल्स लिखना आपको, जैसा 2012 से लेके 2022 तक की डिटेल लगी, तो पूरा उसमें गैप नहीं रखना है आपको। पूरे जहाँ जहाँ कंपनी चेंज की वो सारी डिटेल्स आपको लिखना पड़ेगा, और कौन से स्टेट कौन से कंट्री में आपने काम किया, सारी डिटेल आप फिल कर देना। मैंने तो पूरा फिल कर दिया था मेरा डिटेल। अब आती है यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ट्रैवल हिस्ट्री। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री स्ट्रांग नहीं है, आप कहीं नहीं गए, तो प्लीज 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 आप ये वीजा अप्लाई नहीं करना, आपका वीजा रिजेक्ट हो जाएगा 100% है, और उन लोग वीजा आप लोग को देंगे भी नहीं। तो मेरे केस में मैं तो ट्रैवल करते रहता हूँ, आप लोग मेरे चैनल देखते रहते हो, मेरे वीडियोस देखते हो, तो आप लोगों को पूरा पता होगा। मैं तो 45-47 कंट्रीज के ऊपर हो गया। तो मैं ट्रैवल हिस्ट्री के ऑप्शन में तो बहुत सारे लिख दिया, मैं तो भूल भी गया था कहाँ कहाँ गया हूँ करके, तो मैं तो नोट डाउन करके रखता हूँ। तो मैंने पूरा लिखा था, तो मेरे 5 से 6 पेज तो मेरे पूरे ट्रैवल हिस्ट्री में हो गए थे, आप देख सकते हो। ये 2-3 कितने सारे हो गए, यहाँ पे और भी है। तो ये अपन पेज को अपन साइड में करेंगे, और हाँ, अब ये यहाँ पर लास्ट मैंने लिखा था ये सारी चीजें। हाँ, यहाँ पर आता है, हैव यू एवर स्टेड इन कनाडा बियॉन्ड द वैलिडिटी ऑफ योर स्टेटस, अटेंडेड स्कूल इन कनाडा, वहां पे अब यस नो कर देना। फिर हैव यू एवर रिफ्यूज्ड वीजा परमिट और डिनाइड एंट्री टू लीव एनी कंट्री, कहाँ पे आपका वीजा रिफ्यूज हुआ था या रिजेक्ट हुआ था, आप वहां पे लिख सकते हो। जैसे मेरा पहली बार एक बार वीजा रिफ्यूज हुआ था USA का, तो दुबई से अप्लाई किया था, तो मैंने वहां पे पूरी डिटेल लिख दिया कि भाई देखो मेरा वीजा ये टाइम पे अप्लाई हुआ था और रिफ्यूज हो गया था, तो मैंने वो डिटेल लिख दिया था। तो वहां पे देखो शराफत दिखाना अपनी, अपना होशियारी मत चलाना वहां पे कि भाई जिन लोगों को पता नहीं चलेगा मैं यस का नो कर दूंगा, नो का यस करूंगा, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं चलता है। इन लोगों के पास में मास्टर सिस्टम होता है, इन लोग पूरा क्रॉस चेक करते, पूरी हिस्ट्री सब चेक करते, इन लोगों को पता होता है कौन एप्लीकेंट कैसा है करके। और उसके बाद में अपन आते हैं क्रिमिनल एंड सिक्योरिटी। यहाँ पे अगर आपने क्राइम वाइम किया है तो यहाँ पे यस वगैरह कर देना, कमिटेड एनी क्राइम, ड्रग्स, अरेस्ट, ये वो जो भी लिखा रहेगा यहाँ पे क्रिमिनल ऑफेंस के यहाँ पे क्वेश्चंस होते हैं, और सिक्योरिटी क्वेश्चंस भी होते हैं, तो आप यहाँ पर आप लिख सकते हैं यस नो करके। यहाँ पे मेडिकल बैकग्राउंड के क्वेश्चंस भी पूछता है, जैसे यहाँ पे पूछेगा हैव यू हैड अ मेडिकल एग्जाम परफॉर्म बाय द IRCC ऑथराइज्ड पैनल फिजिशियन डॉक्टर इन द लास्ट 12 months, मतलब आप किसी वर्क वीजा या स्टूडेंट वीजा, किसी भी वीजा के लिए IRCC के लिए कभी मेडिकल का एग्जाम दिया था, हाँ या ना, तो वहाँ पे नो नो यस यस जो भी है आपका कर देना। फिर मतलब यहाँ पे बहुत सारे मेडिकल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। देखो यहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस का भी पूछता है कि अगर आपको लास्ट 2 साल में कभी ये डायग्नोज हुए थे क्या, या 5 साल में किसी ऐसे इंसान से मिले जिसको TB हुआ था, तो यस नो करके लिख देना। मेडिकल का और भी क्वेश्चन है, जैसे डायलिसिस का ट्रीटमेंट है, ड्रग अल्कोहल का एडिक्शन था, फिर इसके अंदर रिहैब या फिर स्पाइलिस, ऐसे कोई नशा वगैरह किए हो क्या, ऐसा सब लिखा हुआ रहेगा। तो ये आप यस नो कर देना, जो भी करते हो शराफत से कर देना भाई। और उसके अंदर फैमिली इंफॉर्मेशन आती है, अगर सिंगल हो तो सिंगल लिख देना, मैरिड हो तो आप फिर वहाँ पे मैरिड लिख देना, स्पाउस की डिटेल मांगेगा और कुछ नहीं। हाँ, तो फैमिली के बाद में यहाँ पे पूछता है चिल्ड्रन, डू यू हैव एनी बायोलॉजिकल एडॉप्टेड और स्टेप चिल्ड्रन, यस और नो कर देना। और एक ऑप्शन आएगा आई अंडरस्टैंड दैट आई एम नॉट डिक्लेयरिंग एनी नेचुरल एडॉप्टेड और स्टेप चिल्ड्रन, वहाँ पे एक टिक कर देना। फिर आते हैं अभी पेरेंट्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है कि आपके पेरेंट्स का नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, और ये कभी सेम एड्रेस पे रहते हैं, और ये कभी विजिट किए कनाडा नहीं किए, ये यहाँ पे आप अपनी डिटेल लिख देना पेरेंट्स की, माँ बाप की। और फिर लैंग्वेज पूछता है कि इंग्लिश क्या, जो कोई भी उर्दू हिंदी जो भी लिखना चाहते हो वहाँ पे लिख देना। और फिर ईमेल डिटेल मांगेगा, तो अपना ईमेल जो है करेक्ट आप लिख देना। तो फिर उसके बाद में आता है लास्ट स्टेप में, अपन ऑलमोस्ट पहुंच गए, यहाँ पे लिखा रहेगा टेलीफोन नंबर ऑफ द एप्लीकेंट, तो अपना फोन नंबर वगैरह लिख देना। अब आते हैं अपन लास्ट स्टेप पे, जब आप फॉर्म फिल कंप्लीट कर दोगे तो आप लोगों को US वीजा के बेस पे 3 से 4 डॉक्यूमेंट ही मांगता है। तो मेरे केस में मांगा था इमिग्रेशन स्टेटस प्रूफ। तो मैं कहाँ रहता, मैं दुबई में रहता हूँ, तो मैंने UAE का रेसिडेंस प्रूफ अटैच किया था, जो वैलिड होना चाहिए more than 6 months, ठीक है, वो एक अटैच किया था। फिर उसके हमने डॉक्यूमेंट नेम दूसरा वाला जो था उस पर लिखा था USA का नॉन इमिग्रेंट वीजा, वो अटैच करो। जब आप USA का वीजा वहां पे मैंने टिक किया था, तो यहाँ पे मांग रहा है USA का वीजा।
तो मैंने वो टिक कर लिया था। और यूएस वीजा के अंदर मैंने अटैच किया था बाकी के जितने जितने मेरे पास वीजा है, यूके है, नॉर्वे का मेरे पास लॉन्ग टर्म है, यूके का 5 साल का है, ये सारे मैंने अटैच कर दिया था एक ही फोल्डर के अंदर। फिर इसके बाद में आता है नेशनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट। इसके अंदर आप क्या अटैच करोगे? इसके अंदर आप लोगों को अपना यूएई का रेसिडेंस और इंडिया का आधार कार्ड, ये एक फाइल के अंदर अटैच करना, मर्ज करके। और उसके बाद में मांगता है पासपोर्ट। डेफिनेटली आप लोगों को पासपोर्ट अटैच ही करना पड़ेगा। तो पासपोर्ट अपना फ्रंट और बैक का इंडियन है तो लगा देना, भूलना नहीं, फ्रंट लगाने के अंदर छोड़ना नहीं, दोनों एक ही फाइल के अंदर होना चाहिए। फिर इसके अंदर एम्प्लॉयमेंट लेटर, आप जहां भी काम करते हो उसका एनओसी लेटर होगा, वो वाला आप अपना अटैच कर देना एचआर से मांग के। फिर इसके अंदर एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मांगता है, वो ऑप्शनल होता है, अगर आपको अटैच करना है कर सकते हो, नहीं करना नहीं कर सकते। लेकिन मैंने फिर भी अटैच किया था, कवर लेटर डाला था जिसमें मेरी गाड़ी है, क्या क्या मैंने सारी चीजें इसमें डिक्लेयर किया था, और उसके बाद में मैंने इसमें अटैच कर दिया था। लेकिन याद रहे, जो भी अटैचमेंट आप डाल रहे हो उसके अंदर ये 2 MB से ज्यादा की फाइल नहीं होनी चाहिए। आप कुछ भी अटैच कर रहे हो तो मैंने एडिशनल डॉक्यूमेंट में बैंक स्टेटमेंट भी डाला था। हालांकि यूएस वीजा होने के बावजूद भी इन लोग नहीं मांगते, लेकिन एडिशनल सपोर्ट करने के लिए मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अटैच किया था। अब इसके बाद में क्या आता है, पेमेंट का ऑप्शन। पेमेंट इसकी होती है टोटल $185, जो कैनेडियन डॉलर्स बोल रहा हूँ, समझ जाना, यूएस डॉलर नहीं होता, दोनों रेट्स में फर्क है। और इसमें होता है वीजा की फीस जो होती है 100 होती है, और बायोमेट्रिक की फीस होती है $85। और हाँ, बायोमेट्रिक जो वैलिड होता है वो 10 साल के लिए वैलिड होता है। अगर मान लो आपका वीजा हो गया रिजेक्ट 1 बार 2 बार 4 बार, जितने बार अप्लाई किए हो, तो आप जैसे 2024 में अप्लाई करें तो 2034 तक का आपको ये वैलिडिटी रहेगी बायोमेट्रिक की। तो आपको बायोमेट्रिक के पैसे देने नहीं पड़ेंगे, $85 आपके बच जाएंगे। जो आपको पे करना पड़ेगा वो सिर्फ $100 ही पे करना पड़ेगा जब भी आप अप्लाई करोगे। तो ये है उसका टोटल प्रोसीजर, मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर दिया हूँ। और आप लोग सोचोगे मुझे कैसे वीजा मिला, ये सब डॉक्यूमेंट्स तो थे ही थे मेरे साथ, मैंने अटैच किया हुआ था सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी, तो मेरा फाइल स्ट्रॉन्ग बन गया था उस बेसिस पे। लेकिन मैंने अप्लाई किया जिस दिन, वो था 31 अक्टूबर का जब मैंने सबमिट किया था। तो हालांकि ना बायोमेट्रिक का जो लेटर आता है ना, वो ना कभी कभी 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 5 दिन बाद आता, लेकिन मेरे केस में आ गया था 10 से 20 मिनट्स में आ गया था। तो मैंने प्रिंट निकाल के VFS की अपॉइंटमेंट ले लिया था बायोमेट्रिक की। तो जब बायोमेट्रिक की आप अपॉइंटमेंट लेते तो आप लोग 1-2 दिन के अंदर मिल जाती है। हालांकि खाली होता है, क्योंकि बहुत से लोग अप्लाई नहीं करते, इतने सारे बहुत ही रेयर लोग अप्लाई करते, कि लोगों को पता है कि भाई वीजा नहीं मिलेगा। तो वहां पे उन्हें बायोमेट्रिक की डेट ले लिया था, मेरे को 4 नवंबर की डेट मिली थी। और उसके बाद में अपना प्रोसीजर शुरू हो जाता, अपना IRCC के पोर्टल में जब भी है टाइम टू टाइम लॉग इन करके आप मैसेज चेक कर सकते हो। तो मैं अपना चेक कर रहा था, लेकिन मेरा 4 तारीख को जब मैंने फिंगरप्रिंट दिया था, और मेरा आया है 12 तारीख को रेस्पॉन्स, मॉर्निंग के टाइम पे आता है, ऐसे 6-6:30 के बीच में मुझे आया यहाँ पे मैसेज के लॉग इन टू योर IRCC पोर्टल, वी हैव सेंट यू 1 मैसेज। तो मैं एकदम डर सा गया था। तो उस टाइम मैंने जल्दी से लैपटॉप ओपन किया और मैंने लॉग इन करके देखा, तो मुझे एक मैसेज डिस्प्ले हुआ था, जिस ब्लू कलर के डिस्प्ले पे उस पे लिखा था पासपोर्ट रिक्वेस्ट। और हाँ, तो पासपोर्ट रिक्वेस्ट का मतलब ये होता है कि आपका वीजा अप्रूव हो चुका है, अभी आप वापस से एक अपॉइंटमेंट लो VFS के वेबसाइट पे जाके पासपोर्ट सबमिट करने की। तो मैं नेक्स्ट डे की जब अपॉइंटमेंट लिया VFS की, मैंने सारे डॉक्यूमेंट प्रिंट आउट वगैरह लिया, फिर भी मैंने बायोमेट्रिक का निकाला था प्रिंट आउट, फिर मैंने पासपोर्ट रिक्वेस्ट का डॉक्यूमेंट प्रिंट लिया था, VFS का अपॉइंटमेंट लेटर प्रिंट लिया था, और ओरिजिनल पासपोर्ट के साथ में सीधा पहुंच गया VFS वापी मॉल में। और बाद में जब मेरा नंबर आया काउंटर पे, तो मैंने वहां पे एक डॉक्यूमेंट साइन किया, जो एक कंसेंट लेटर होता है साथ में, वो लेके जाना नहीं भूलना। अगर आपको ऐसा मैसेज आया है और अगर आपका अप्रूव हो गया, आप जा रहे हो सबमिट करें, तो कंसेंट लेटर लेके जाना, वो मैंडेटरी, उसके बिना आप लोगों को वहां सबमिट करने नहीं देगा पासपोर्ट। तो मैंने अपना ओरिजिनल पासपोर्ट दे दिया, और पहली बार ऐसा हुआ कि VFS ने कोई चार्जेस नहीं लिया। यूजुअली इन लोग चार्जेस लेते हैं हर चीज के, पता है ना आप लोगों को, VFS हर चीज के पैसे लेता है। इस बार ऐसा होगा कि ना, जब वहां पे वो लेडी बैठी थी, वो बोली कि अगर आपको कोरियर कराना है तो उसके 20 दिरहम देने पड़ेंगे, अगर आपको खुद से आके लेना है तो आप, जब आपको नोटिफिकेशन आएगा तो आप आके ले सकते हो। तो बराबर 5 दिन के बाद में मुझे आ गया एरामैक्स से मेरा एक पार्सल, और ये देख सकते हो मेरा वीजा। तो ये एनवेलप के अंदर ऐसा वीजा था, ये देख सकते, मैं दिखा नहीं सकता हूँ यहाँ पे। और ये मुझे वैलिडिटी मिली है 2030 तक की, क्योंकि मेरा पासपोर्ट जो है वो 2030 तक का वैलिड है। तो मेरे को पूरा तकरीबन 6 साल का वीजा मिला है मल्टीपल एंट्री का। और एक चीज आप लोगों को बता दूं कि ना 9 नवंबर 2024 से कैनेडियन गवर्नमेंट ने पूरा रूल चेंज कर दिया है। आप लोगों को पता है कि कनाडा में कितने इश्यूज चल रहे हैं, जैसे अभी इलेक्शंस भी आ रहे हैं, तो उसकी वजह से बहुत सारे रूल चेंज कर दिए। तो हो सकता है कि 3 से 4 जितने एप्लीकेंट बायोमेट्रिक को आए थे, पासपोर्ट सबमिट करने भी आए थे, 3 से 4 ही लोग थे उस टाइम भी। तो मेरे को ऐसा लगता है कि इतने लोग में से ना 1 या 2 जन को इन लोग ग्रांट करते वीजा। तो हो सकता है मेरा नंबर आखिरी होगा लॉन्ग टर्म
वीजा के लिस्ट में। तो कनाडा ने क्या कर दिया, मतलब पूरा शेंगेन का अपना रूल अप्लाई करने लगा है। जैसे शेंगेन के साथ आप जितने भी दिन का अप्लाई करोगे आपको 10 या 20 दिन का वीजा देगी या 5 दिन का वीजा देगी, वैसे ही कनाडा ने अभी ऐसा कर दिया है कि अगर आपने कभी फाइल डाला और अगर आपको ग्रांट किया वीजा, तो वो सिर्फ एक लिमिटेड नंबर ऑफ डेज के ही लिए देगा, ऐसा लॉन्ग टर्म नहीं देगा। पहले कैसे 10-10 साल का वीजा देता था या पासपोर्ट एक्सपायरी तक का देता था, अब वो वीजा नहीं देने वाले। केस टू केस के ऊपर डिपेंड होता है, तभी जाके उन लोग वीजा ग्रांट करेंगे। और उन लोगों की IRCC की वेबसाइट पे आप खुद जाके पढ़ लेना, वहाँ पे क्लीन एंड क्लियर लिखा हुआ है कि वी माइट ग्रांट यू अ वीजा, ऐसा करके लिखा है। वी माइट, ऐसा नहीं लिखा है कि वी मस्ट और वी विल गिव यू, ऐसा नहीं लिखा है। वहाँ पे क्लीन एंड क्लियर लिखा वी माइट ग्रांट यू वीजा बेस्ड ऑन योर कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस। मैं जानता हूँ, मैं कितने लोग अप्लाई भी करता हूँ, यूएस वीजा होने के बावजूद भी रिजेक्ट कर देते हैं। तो अभी जो क्लिप्स दिखाने वाला हूँ मैं आप लोगों को, वो VFS की, जब मैं पासपोर्ट सबमिट करने गया हुआ था, वो मेरा रिएक्शन आप देख सकते हो। तो भाई मैं जा रहा हूँ VFS अपना ओरिजिनल पासपोर्ट सबमिट करने के लिए। तो चलो अभी चलते हैं VFS वाफी मॉल। तो भाई अपन ने ओरिजिनल पासपोर्ट सबमिट कर दिया है और सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर आया हूँ। मैंने ना एक्चुअल में कोरियर सर्विस का पे कर दिया 19.25 दिरहम, मतलब समझ लो 20 दिरहम है, क्योंकि आके कौन इधर पेट्रोल वगैरह सालिक का खर्चा करेगा, फिर इसके यहाँ पे अलग से टोकन लेके वेट करो। तो बेटर है कि कोरियर वाला आके 7 से 10 वर्किंग डेज में मेरा पासपोर्ट मिल जाएगा। अगर आपने पूरी वीडियो देखा तो आप लोगों को कंप्लीट प्रोसेस समझ में आ गया रहेगा, कैसा कनाडा का वीजा का प्रोसेस है। और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए रहेगी तो आप जाके IRCC की वेबसाइट पे पढ़ सकते हैं, डे टू डे वहाँ पे अपडेट आते रहते हैं। और अगर आप लोगों को कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वीजा से रिलेटेड तो प्लीज मुझे राइट डाउन कर देना, बिजनेस इंक्वायरी नीचे लिखा हुआ मेरा मेल ID, और इंस्टाग्राम से भी आप रीच कर सकते हो। अगर आप लोगों को कवर लेटर वगैरह चाहिए या किसी भी चीज से हेल्प चाहिए रहेगी तो प्लीज आप मुझे लिख सकते हैं और कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो हाँ, अगर आपको वीजा अप्लाई ही करना तो किसी एजेंट वगैरह के चक्कर में पड़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये जितने भी लोगों ने कंसल्टेंसीज वगैरह खोली है ना, वो सिर्फ आपसे पैसा ऐंठने के लिए खोले, क्योंकि मैं किसी का नाम ऐसा पर्टिकुलर लेना नहीं चाहता किसी को डिफेम करने के लिए। लेकिन आप समझ सकते हो, ये आपको वर्क वीजा दिला देंगे, PR दिला देंगे, आपका डिग्री वगैरह कुछ नहीं देखेंगे, लेकिन आप खाली देखेंगे ना तो बोलेंगे आपका कनाडा का वीजा, आपका पासपोर्ट वगैरह सब रेडी है, प्लीज आप आ जाओ, हमारे से एनरोल करो, 50 लाख दो, 20 लाख दो। अगर आप ये सब देने के चक्कर में पड़ोगे ना तो आपकी लाइफ और पैसे सब बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला। तो इसीलिए आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ये सब चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ना। तो यही थी पूरी कंप्लीट स्टोरी और कैसा प्रोसेस था आप लोगों के साथ में शेयर करना था कनाडा का वीजा। और बहुत ही एक्साइटेड हूँ मैं आप लोगों के साथ में ये शेयर करने के लिए। और मैं चाहता था कि जब मेरा कनाडा का वीजा लगेगा तो मैं आप लोगों के साथ में एक कंप्लीट पूरी वीजा की वीडियो बना के शेयर करूंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई रहेगी। सो प्लीज डोंट forget to hit the like button, share and subscribe my channel, and I'll be back again with more videos like this. For the time being, bye bye, take care and have a great day. ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, आगे आने वाले वीडियोस को भी सपोर्ट करना, और अपनी कनाडा की जर्नी भी शुरू होने वाली है जल्दी। तो देखते रहे मेरे ट्रैवल वीडियोस को और सपोर्ट करते रहे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।